हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आवर्त सारणी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स, वो सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। यहाँ से डेफिनेटली आपके ग्रुप डी के एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे प्रश्नों को ना केवल हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बल्कि समझ करके याद भी कर लेंगे। सबसे पहला प्रश्न है फ्रेंड्स आपके सामने, डॉबे राइनर द्वारा किए गए वर्गीकरण का आधार क्या है? यानी कि व्हाट वाज द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन मेड बाय डॉबे राइनर। ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास। अब चलिए मैं आपको डॉबे राइनर का जो ट्रिक नियम था वो ट्रिक नियम की ओर आगे लेकर के चलता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, डॉबे राइनर का ये त्रिक नियम है। इन्होंने टोटल जो है वो 3 त्रिक को बनाया। पहला लिथियम सोडियम पोटासियम, दूसरा कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और तीसरा जो है वो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब इसके नियम में क्या था, इन्होंने नियम में कहा कि पहला तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा, यानी कि लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है 6.9, ठीक है। जो पोटासियम का पहला तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो कि 6.9 है लिथियम का, और जो अंतिम तत्व का परमाणु द्रव्यमान यानी कि पोटासियम का परमाणु द्रव्यमान जो कि कितना है 39.1 है। इन दोनों का जब औसत निकालेंगे तो कितना आएगा 23 आएगा। और ये जो है 23 वो बीच वाले तत्व यानी कि सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। मतलब कि पहला तत्व का परमाणु द्रव्यमान और अंतिम तत्व का परमाणु द्रव्यमान दोनों का यदि औसत निकालते हैं तो वो बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। इसी प्रकार से दूसरा में आप देख पा रहे होंगे, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40.1, बेरियम का परमाणु द्रव्यमान 137.3, इन दोनों का औसत निकालते हैं तो 88.7 आता है, जो कि स्ट्रोंशियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर है। वहीं तीसरा वाला में आप देख पा रहे होंगे, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5, आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान 126.9, इन दोनों का औसत निकालते हैं तो आता है 18.2, जो कि ब्रोमीन का परमाणु द्रव्यमान के बराबर है। तो तीनों ट्रिक में आपने देखा परमाणु द्रव्यमान का यूज हो रहा है, इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो कुछ इस प्रकार से है। दूसरा है कि मेंडलीव के समय कुल कितने तत्व ज्ञात थे? हाउ मेनी टोटल एलिमेंट्स वेयर नॉन एट द टाइम ऑफ मेंडलीव। तो याद रखना है 63 एलिमेंट उनके समय तक खोजा गया था। अगला प्रश्न है कि न्यूजीलैंड का अष्टक नियम कहाँ तक लागू हो पाया? हाउ फार डिड न्यूजीलैंड ऑक्टेट रूल अप्लाई? ऑप्शंस हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद आपका सोडियम और इनमें से कोई नहीं। तो इनके अष्टक नियम जो है वो कैल्शियम तक ही लागू हो पाता है। पहले जान लें कि इनका अष्टक नियम क्या है। इनके अष्टक नियम के अनुसार से पहला तत्व का गुणधर्म और 8वां तत्व का गुणधर्म समान होता है। मीन्स पहला तत्व का जो प्रॉपर्टी है वो 8वां तत्व का जो प्रॉपर्टी होगा दोनों सेम होंगे। जैसे कि संगीत का 7 सुर होता है जिसमें से पहला अक्षर सा होता है, दूसरा रा, फिर ग, फिर प, ध, नि, सा। तो पहला और लास्ट वाला यानी 8वां अक्षर सा दोनों सेम आते हैं। उसी प्रकार से इनके नियम में पहला तत्व का जो गुणधर्म होता है और 8वें तत्व का जो गुणधर्म होता है वो दोनों सेम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड के समय तक कुल कितने तत्वों का खोज हो चुका था? बाय द टाइम ऑफ न्यूलैंड्स हाउ मेनी एलिमेंट्स हैड बीन डिस्कवर्ड इन टोटल। तो टोटल जो है वो 56 तत्वों को खोजा जा चुका था, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और समूह थे? हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स वेयर देयर इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो चलिए मैं आपको मेंडलीव के ही आवर्त सारणी में दिखा देता हूँ। ये देखिए मेंडलीव का ही आवर्त सारणी है। यदि आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आवर्तों की संख्या और समूहों की संख्या आप देख लिए होंगे। सबसे पहले आवर्त की बात करें फ्रेंड्स, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, जो क्षैतिज रेखा होते हैं, उनको आवर्त कहा जाता है। तो टोटल 6 आवर्त है यहाँ पे। वहीं समूह की बात करें तो जो वर्टिकल्स लाइंस होते हैं, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको समूह कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स 6 टोटल आवर्त है और 8 समूह हैं। मतलब आपका मेंडलीव के आवर्त सारणी के अंदर टोटल कितना 6 आवर्त और 8 समूह हो जाएगा, ठीक है।
6 आवर्त और 8 समूह हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 6 पीरियड्स एंड 8 समूह हो जाएगा, 8 ग्रुप्स हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आवर्त में कुल कितने तत्व रहते हैं? तो देखिए इसके लिए आपको छोटा सा फॉर्मूला याद करना होगा। आपको याद करना होगा 2n²। यदि आपसे पूछे पहला आवर्त तो आप कुछ नहीं करना, n के जगह पे 1 रख देना, 1 का स्क्वायर कर लेना। ठीक है। 1 का स्क्वायर करोगे आप तो 1 ही आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। वहीं फ्रेंड्स यहाँ पे n के जगह पे आप 2 पुट करो, यहाँ पे स्क्वायर डालो, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा। मतलब दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? 8 तत्व हैं। उसके बाद यहाँ पे तीसरा पूछ दिया जाए तो आप n के जगह पे 3 डाल दो, 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो फिर वो कितना आ जाता है? 18 आता है। मतलब तीसरे आवर्त में कितने तत्व हो सकते हैं? तो 18 तत्व। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर जो है वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वहीं 7वां प्रश्न पूछा है, दूसरे आवर्त में कितने तत्व रहते हैं? तो दूसरे आवर्त में 8 तत्व जो है वो मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त एवं समूह हैं, यानी कि वर्ग हैं? हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो चलिए मैं आपको आधुनिक आवर्त सारणी में ही दिखा देता हूं कि कितने आवर्त और कितने समूह हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स आधुनिक आवर्त सारणी, जिसके अंदर यहाँ पे देखिए गिन लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आपका 7 आवर्त हो गया। और ऊर्ध्वाधर रेखा को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब आपका टोटल 7 आवर्त और 18 समूह हो गया। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर 7 आवर्त और 18 समूह हो जाएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप क्या करके आओगे? 7 आवर्त और 18 समूह। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, आज तक कुल कितने तत्वों का खोज हो चुका है? तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 118 हो जाएगा। ठीक है। लेंथिनम का परमाणु संख्या आपसे पूछा है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा लेंथिनम का एटॉमिक नंबर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एक्टीनियम का एटॉमिक नंबर। तो एक्टीनियम का याद रखना होगा 89 है इसका एटॉमिक नंबर। आपसे पूछा है 12वां प्रश्न, लेंथेनॉइड श्रेणी कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शंस दिए गए हैं 57 से 71, फिर दिया गया है आपसे 57 से 72, 56 से 76, 55 से 75। उसी प्रकार से 13वां क्वेश्चन है, एक्टिनॉइड श्रेणी कहाँ से कहाँ तक है? तो चलिए फ्रेंड्स ये दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं आपको पीरियोडिक टेबल में लेकर के चलता हूँ और वहाँ पे इसके उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये पीरियोडिक टेबल है और यहाँ पे आप 6ठा समूह के अंदर और 7वां समूह के अंदर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लेंथिनम है और यहाँ पे एक्टिनियम है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से लेंथिनम को निकाल दिया गया है और यहाँ से एक्टिनियम को निकाल दिया गया है और इसे अलग से एक श्रेणी बना दिया गया है। ठीक है। देखिए ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पीरियोडिक टेबल जैसा लगे, नहीं तो ये यार यहाँ पे रह जाता तो खुद ही सोचो ये कितना लंबा बन जाता। ठीक है। तो इस वजह से इसको यहाँ से अलग जगह पे प्लेस कर दिया गया है और इसको एक नया सीरीज़ नाम रख दिया गया है, लेंथेनॉइड सीरीज़ और एक्टिनॉइड सीरीज़। यानी कि लेंथेनॉइड श्रेणी और एक्टिनॉइड श्रेणी कहाँ से कहाँ तक है? तो आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स ये 57 से स्टार्ट है लेंथेनॉइड श्रेणी और आपका जो है वो 71 तक जाता है। वहीं एक्टिनॉइड श्रेणी की बात करें तो 89 से स्टार्ट है और 103 तक जाता है। तो दोनों प्रश्नों का आपको यहाँ पे उत्तर मिल गया होगा फ्रेंड्स, लेंथेनॉइड श्रेणी और एक्टिनॉइड श्रेणी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 57 से 71 हो जाएगा। ठीक है। राइट आंसर कितना? 57 से 71। वहीं एक्टिनॉइड श्रेणी पूछ दिया जाए तो कहाँ से कहाँ तक? 89 से लेकर के 103 तक। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कवर, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कब हुई? तो याद रख लेना है भाई कब होता है इसका खोज? 1913 के अंदर इसका खोज होता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किस नियम पे आधारित है? ऑप्शंस दिए गए हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ कि भाई किस नियम पे आधारित है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, देखिए पहला में है हाइड्रोजन, दूसरा में हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो भाई जैसे जैसे तत्वों का क्रमांक बढ़ रहा है उसी प्रकार से परमाणु संख्या बढ़ रहा है। मीन्स परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ तत्वों का भी क्रम बढ़ रहा है। कहने का मतलब है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्या पर आधारित है।
तो इसका राइट आंसर आप क्या करके आओगे, इसका राइट आंसर करना होगा आपको परमाणु संख्या। ठीक है, 16वां क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 16वां में पूछा है कि बताओ भाई एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, यह कौन सा समूह से संबंधित है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज 283, विच ग्रुप डज इट बिलोंग टू। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए जो लास्ट वाला एलिमेंट है, लास्ट वाला कितना है, 3 है। ठीक है, इसमें से आपको 10 जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा भाई, 10 जोड़ोगे तो आप आ जाएगा 13। ठीक है, तो अब चलिए मैं खोज के बता देता हूं कि क्या ये 13वां समूह में शामिल है या फिर नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये ज्ञात हो जाना चाहिए कि ये कौन सा तत्व है। तो 2 8 कितना हुआ, 10, 10 और 3 कितना हुआ, 13 हुआ। अब भाई 13 नंबर पे कौन आता है, एल्यूमिनियम आता है। अब हमको खोजना है कि क्या एल्यूमिनियम 13वां समूह में शामिल है या फिर नहीं है। तो अब यहाँ पे आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर देख पा रहे होंगे ये 13वां समूह है और 13वां में एल्यूमिनियम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार से मैं कुछ और बता देता हूँ, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछ दे 2 और 4 दे दे। ठीक है, आपसे पूछे बताओ भाई ये कौन सा समूह में है, तो कुछ नहीं करना है, जो लास्ट में है बचा हुआ उसमें से आपको 10 जोड़ देना है। 10 में से 4 आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब आपको देखना है कि क्या ये 14वां समूह में है या फिर नहीं। सबसे पहले तो आपको ज्ञात हो जाना चाहिए कि 2 और 4 6 है, 6 किसका परमाणु संख्या है, तो कार्बन का है। अब कार्बन आपको ढूंढना है कि 14वां समूह में है कि नहीं। तो देख पा रहे होंगे ये 14वां समूह है और यहाँ पे कार्बन मौजूद है। तो इस टाइप से यदि आपको विन्यास दे दिया जाए तो जनरली जो लास्ट कक्षा में, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें से आपको 10 जोड़ देना है और ढूंढ लेना है कि वो कौन सा समूह का एलिमेंट होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि पूछा गया है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम तत्वों के परमाणु आकारों का सही क्रम क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको आवर्त सारणी में लेकर के चलता हूं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स 16वां ग्रुप जिसमें है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। तो भाई जैसे जैसे आप आवर्त में ऊपर से नीचे जाते हो वैसे वैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है और कक्षाओं की संख्या बढ़ने के कारण से परमाणु का आकार भी बढ़ते जाता है। तो सेलेनियम सबसे बड़ा हो गया, फिर सल्फर हो गया और फिर ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेलेनियम, सल्फर और ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा, सेलेनियम, सल्फर और ऑक्सीजन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको कुछ आवर्त सारणी के विषय में बता देता हूँ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे पहला जो आप देख पा रहे होंगे समूह और दूसरा समूह, इनके तत्वों को एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। 13 से लेकर के 18 तक जितने भी तत्व हैं, 13वां समूह से 18वें समूह के बीच में जितने भी तत्व हैं उनको पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, वहीं फ्रेंड्स 3 से लेकर के 12 तक के समूह के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो लेंथेनॉइड सीरीज़ है, एक्टिनॉइड सीरीज़ है, इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक जिग जैक लाइन देख रहे होंगे जिसमें कौन कौन से तत्व हैं, बोरोन है, सिलिकॉन है, गैलियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलिरियम है, पोलिनियम है। तो ये जिग जैक लाइन के अंदर जितने भी तत्व हैं उनको उपधातु कहा जाता है, मेटेलॉइड्स कहा जाता है। इन तत्वों के अंदर धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म मौजूद होते हैं। इसके बाद इसके जो बाएं साइड आप तत्व देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सभी के सभी तत्व धातु होते हैं। अपवाद के रूप में केवल एक आपका हाइड्रोजन है। वहीं इसके दाएं तरफ जितने भी आप तत्व देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये सब के सब जो है वो अधातु हैं, नॉन मेटल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यदि आप आवर्त में ऊपर से नीचे जाते जाते हो तो कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है और कक्षाओं की संख्या बढ़ने के कारण से परमाणु का आकार बढ़ते जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऊपर से आप नीचे जाओगे तो परमाणु का आकार बढ़ते जाता है। वहीं आवर्त सारणी के अंदर आप बाएं से दाएं जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है कक्षा की संख्या सेम रहता है। जैसे कि पहला आवर्त में एक ही कक्षा, दूसरा आवर्त में आपका 2 कक्षा, तो कक्षा की संख्या कक्षा की संख्या सेम रहता है। लेकिन चूंकि न्यूट्रॉनों आपका नाभिक जो है उसमें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ते जाता है और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ते जाने के कारण से उसका आकर्षण शक्ति जो है वो बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है।
जिसके कारण से बाएं से दाएं आप जब जाते हो तो परमाणु का आकार घट जाता है। तो ये फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे कि जब आवर्त सारणी के अंदर ऊपर से आप नीचे जाओगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, जब बाएं से दाएं जाओगे तो परमाणु का आकार घटेगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आवर्त सारणी से, और किसी प्रकार का क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको रिप्लाई अवश्य करूँगा। और फ्रेंड्स, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ग्रुप डी का कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ में, एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।